हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास टाइम कम है तो केवल आप 7 सेट को सॉल्व कर लीजिए, जो है 2025 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सेट 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में सेट 1, सेट 2, सेट 3 को सॉल्व कर चुके हैं। वो वीडियो कहाँ मिलेगी? आप इसी चैनल के इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। टाइम कम है, केवल 7 सेट को आपको सॉल्व कर लेना है। यदि आपके पास और टाइम है तो आप 2024 के सेट को सॉल्व कर लीजिए, लेकिन 7 सेट को ज़रूर सॉल्व करना जो है 2025 के। ये सेट 4 हैं, सेट 5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स, और ये वीडियो वन शॉट होने वाली है, मतलब एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान देंगे, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं किया जाएगा। हम समझ सकते हैं आपके पास टाइम कम है, इसीलिए फ्रेंड्स जितने भी टाइम में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपको डाउट में रखे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दिया गया है। ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2025 का है और ये खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जिसे आपको मार्कशीट में फिल करना रहता है, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। बिना सॉल्व किए तो आप मार्कशीट में फिल नहीं करेंगे। तो आपको सॉल्व करना है, मतलब एकदम अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन आपको आंसर से मतलब है, मार्कशीट में फिल कर देना है, तो रफ पेज में उसको सॉल्व कर लेना। लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व कर कर आपको बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को, यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा है किसी बहुपद एफ(x) के लिए y बराबर एफ(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ(x) के शून्यकों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये जहाँ जहाँ x अक्ष को टच कर रहा है उतने शून्यकों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 2, ये 3, क्या इसको भी काउंट करेंगे? नहीं, हमें केवल x अक्ष को देखना है। y बराबर एफ(x) है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो सॉल्व करना रहेगा उसको हम सॉल्व कर कर बताएंगे। तो 1 का यहाँ पर बी है। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर 156। अब यहाँ पर देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 14, 2 8 16, 2 से करेंगे तो 39, 3 से करेंगे तो 1 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर में 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर 2 की पावर में 2 ये दिया गया है और 3 इंटू 13, मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि संख्याओं 175 और 91 का HCF होगा। तो चलिए HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है 175 और 91 का, और 91 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक भाग से भी और एक इस टाइप से। तो 175 को अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 5 12 1 13, तो यहाँ पर ये 13 7 91, 7 गुणे 13, ये हो गया। और यहाँ पर 175 को यदि हम 7 दूनी 14, तो 7 से यदि इसको हम डिवाइड करना चाहें तो ये कितनी बार में जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 7, ये हो गया। 7 गुणे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 175, 7 एक नम 7 दूनी 14, 7 पचे 35, मतलब कि 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है ना। इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए
एचसीएफ में क्या होता है, हमें पेयर देखना रहता है। तो इसका पेयर यहाँ पर बन रहा है, तो मतलब कि एचसीएफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। आप भाग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप उससे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि इसमें, एक मिनट थोड़ा सा इसे, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए √3 बटे में √5 है, तो ये फ्रेंड्स परिमेय, अपरिमेय ये भी है, अपरिमेय ये भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। √2 इंटू √7 है, ये भी अपरिमेय है, और यहाँ पर √12 ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। और इसको देखिए, ये देखने में हमें अपरिमेय लग रहा है, लेकिन इसको जैसे ही आप सॉल्व कर कर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको सी ऑप्शन से चेक कर कर ही बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए √5 हो गया प्लस √7, और यहाँ पर √5 माइनस √7 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें फार्मूला लगेगा a² माइनस b²। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 7 इक्वल टू -2, ठीक है ना। ये देखिए परिमेय संख्या आ गया ना, तो मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है रैखिक समीकरण, ये जो दिया गया है के युग्म का हल होगा, तो अद्वितीय होगा, 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको कंपेयर करना होता है किससे, इस समीकरण को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से इसको हम कंपेयर करेंगे, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 0 के इस साइड यहाँ पर सभी संख्याएं लिखी हैं, तो ये इधर लिखा है तो हम इसको इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको भी 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए अगर इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमें a1 बराबर 2 मिलेगा, b1 बराबर यहाँ पर +1 मिलेगा, और यहाँ पर c1 इक्वल टू -5 मिलेगा। अब इसको देखिए a2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, b2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और c2 इक्वल टू -8। जब भी लिखिए साइन के साथ में आपको लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ से a1/a2 निकाल लीजिए, a1/a2 इक्वल टू 2/3 ये हो गया, b1/b2 निकाल लीजिए, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखने से ये समझ में आया है कि यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। जैसे ही आपको ऐसा मिले तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में आपको टिक लगा देना है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो चुके हैं 5 क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है एपी का 25वां पद होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एपी का यहाँ पर आपसे 25वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 25वां पद ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए पहला पद आपको ज्ञात होना चाहिए, तो ए बराबर 6 है, और डी बराबर यहाँ पर कितना है 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। 10 में से 6 को माइनस करिए, 14 में से 10 को माइनस करिए, मतलब कि सार्वंतर यहाँ पर 4 है। तो 25वां पद, यदि हमें एनवां पद ज्ञात करना होता है तो ए प्लस n-1 ब्रैकेट में डी वाला फार्मूला लगाते हैं। तो n क्या है यहाँ पर 25, तो ए 25 इक्वल टू ए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आप कहेंगे 6 है, प्लस n कितना है 25 माइनस 1, डी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 25 में से 1 जाएगा 24, चौको 96, तो यहाँ पर लिखेंगे 96। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 102 आएगा। 25वां पद कितना है 102। तो यहाँ पर कहीं पर 102 दिया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए ये 102 है, ठीक है ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो पी का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो ये जो -2 है इसमें आपको एक्स के स्थान पर रख देना है, तो पी की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन था ये कह रहा था मूल -2 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मूल मतलब कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 और -2 माइनस पी इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए 4 और यहाँ पर माइनस मतलब 4 हो जाएगा, माइनस पी इक्वल टू 0। 4 से ये कैंसिल, तो पी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है आपका राइट आंसर। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, आपको कुछ नहीं करना है, इसको x1 एक को y1 एक को x2 एक को y2 मान लेना है। ए बी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फार्मूला पहले लिख लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बस आपको वैल्यू को इसी में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। x1 कितना है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर ये इतना आया है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, रूट में 8 मिलेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 2 का पेयर बन रहा है तो इसको बाहर कर लेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको अंदर ही रहने देंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 2√2 आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, इसको केवल अगर आपको फार्मूला याद है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पर देखिए थीटा अपॉन 360, लेकिन यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नहीं है, नहीं है, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसमें है इसमें है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए 360, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी बी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें होना चाहिए 360, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन बटे में 360 नहीं है, 720 है। तो आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये जो दो इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है, दो से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो ये मत समझना कि जो फार्मूला आपने याद किया वही होना चाहिए, चेंज कर कर भी दिया जा सकता है, उसको आपको सॉल्व करने के बाद देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो ऐसे ही हट गया, यहाँ पर 180 था इसलिए ये हट गया, तो यही ऑप्शन बचेगा। इसको कहते हैं क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया उसको एलिमिनेट करना, मतलब जो एकदम से गलत है उसको आपको हटा देना है, आपको सही आंसर वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसी दो से कैंसिल करेंगे ना 360 आ जाएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। त्रिज्या कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से बाहर एक बिंदु है उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त हम बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, ये हो गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर, वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित है, इसकी दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई आपको बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो ओ ए बी। तो यहाँ पर देखिए 90 के सामने ये 5 है, इसका मतलब यहाँ पर कर्ण कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी
इक्वल टू 5 के स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस 9 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर बी कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है चित्र में एंगल पी का मान होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखकर ही ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 38 दूना 76 और ये भी इसका दोगुना है, मतलब कि 1/2 का रेशियो यहाँ पर चल रहा है। तो मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 दूनी 12 ये ना, इसके सामने कितना है 80 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 80 हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये 80 हुआ तो एंगल पी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल पी और एंगल सी क्या है, ये बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये ए बी जो है इसके यहाँ पर बराबर, तो मतलब कि इसके सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, मतलब सामने की भुजा ये है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोण कितना है, ये 60 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसका रेशियो बराबर है ना ये, तो यहाँ पर इसके सामने कोण ये है, तो इसके सामने कोण ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 8 6 14, तो 180 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा 40। तो यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। यहाँ पर देखिए देखिए ऐसे समझने का ट्राई करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका रेशियो इसके साथ है, तो इसके सामने का कोण सी है और इसके सामने का कोण ये है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये सी और पी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पी तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं लेकिन सी तो ज्ञात कर सकते हैं, और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 80 60 कितना हो जाएगा 140, तो 180 में से 140 जाएगा तो 40 बचेगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 40। तो इसलिए यहाँ पर ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो इसमें हमें माध्यक वर्ग बताना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें माध्यक वर्ग बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। अब इसमें ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे, 12 7 19, अब इसको इससे जोड़ेंगे, 18 19 कितना होता है 37, 37 10 47 5 52, 52 10 62, और यहाँ पर 62 3 65। अब यहाँ पर हमें यन कितना मिला है 65 मिला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। तो n/2 कितना हो जाएगा, 65 का आधा मतलब कि 32.5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 32 से यहाँ पर ज़्यादा कौन सी संख्या है, यहाँ पर ये 37 है ना। तो इसी के सामने आ जाइए, यहाँ पर ये 20 से 30, ठीक है ना। 20 से 30 क्या हो जाएगा, यही इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर इसी टाइप से आपको देखना है, जितना आया हो उससे देखिए बड़ी संख्या। यहाँ पर 37 है, संचयी बारंबारता में देखना होता है, 37 है ना। तो ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें देखेंगे और इसी के सामने आएंगे, यहाँ से ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का मान हो। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो हमें थीटा की वैल्यू को बताना है। कैसे बताएंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसे करना है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1, इसको बट्टे में लेकर आएंगे तो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन कितने का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे थीटा 45 का मान, मतलब कि टेन थीटा इक्वल टू टेन 45। तो टेन 45 मतलब कि थीटा इक्वल टू 45 हमें मिल गया है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए 45। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप बता सकते हैं कि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों बराबर होता है, मतलब कि 1/√2 ये भी होता है, 1/√2 ये भी होता है। एकदम इजी क्वेश्चन था, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए पूरा तरीका हम आपको बता दिए हैं कि कैसे सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए एक और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ये मिला और यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है कॉस जीरो का मान होगा। कॉस जीरो का मान फ्रेंड्स एक होता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 90 का मान एक होता है, कॉस जीरो का मान एक होता है, कॉस 90 का मान जीरो होता है, ठीक है ना। डाउट में नहीं रहना है, जो भी बताए हैं एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 में ए होगा, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन में 1 है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार आपको 3 क्वेश्चन मिल गए हैं। ये भी त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है यदि tan 2a इक्वल टू 1, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में भी, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी टाइम है प्रैक्टिस करिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको डाउट में रखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है tan 2a इक्वल टू 1, तो 1 कितने का मान होता है ये आप देखिए। तो आप कहेंगे tan 45 का मान होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 45। अब एंगल को हम कंपेयर करेंगे तो 2a इक्वल टू 45, हमें a की वैल्यू फाइंड करना है ना कि 2a का। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 45 बटे में 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 22 सही 1/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 22.5। तो जो भी ऑप्शन में जिस टाइप से दिया गया होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, इसको लिखने का तरीका यहाँ पर चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे, ठीक है ना, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 16 नंबर एक और क्वेश्चन रिपीट हो गया है त्रिकोणमिति का। मतलब आप देख पा रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं, यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर जितने स्टूडेंट त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं तो उनको समझ लीजिए 4 नंबर फ्री के मिल चुके हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो कह रहा है इसका मान होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है मान होगा, मतलब इसको सॉल्व कर कर बताइए। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, sin ए बटे में यहाँ पर cos ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, और आगे यहाँ पर ये दिया गया है 1 - sin ए, इसको हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 + sin ए हो जाएगा बटे में cos ए हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हुआ ये। अभी देखना 1 - sin ए, यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा a + b a - b। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर cos ए, ठीक है ना। 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर ये फार्मूला, तो यहाँ पर ये cos ए हो जाएगा, इससे एक cos कैंसिल, तो यहाँ पर ये cos ए हो जाएगा। जो ये फार्मूला अप्लाई किए हैं ये आपका बेसिक सा फार्मूला है, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये तो इतना तो याद ही होगा, एकदम बेसिक फार्मूला है, ये लिख दिए हैं साइड में। तो कॉस ए होगा, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ए मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः। देखिए ये पहले लिखा है माध्य, तो ये वैल्यू माध्य के लिए, और माध्यिका बाद में है तो ये वैल्यू माध्यिका के लिए है। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। इसका फार्मूला आपको याद करना है, नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो जब भी फ्रेंड्स इन तीनों में रिलेशन अगर आपको देखना हो तो इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य। इस फार्मूले को याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर ये इतना है, तो बस वैल्यू को इसी में हमको रखना है। तो 3 इंटू माध्यिका यहाँ पर कितना है 25.8 -2 इंटू यहाँ पर 26.1 है, ठीक है ना। बस गुणा कर लेना है। देखिए 3 8 24 का 4 हो जाएगा, 3 5 15 2 17 का 7 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, ये हो गया। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, देखिए -2 से 1 में गुणा करेंगे 2, 2 चंग 12 का 2, 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, सॉल्व कर लीजिए आगे।
अब इसको इसी में से माइनस कर लीजिए। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब 25.2। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर 25.2 दिया गया है। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो देखिए लगभग आंसर उसी टाइप के दिए गए हैं, तो मिस्टेक करेंगे तो आप गलत ऑप्शन में भी टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए 17, एक मिनट, ये 17 नंबर ही क्वेश्चन था, कहीं पर मिस्टेक किए हैं क्या? ये 16 नंबर था और यहाँ पर ये 17 था, ठीक है ना। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन में हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। जब भी आपसे बहुलक वर्ग पूछे, देखिए माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसमें फ्रेंड्स बहुलक वर्ग में हमें कुछ भी नहीं करना है, बारंबारता में देखना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी 12 है तो इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल जो होगा यही इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। मतलब कि 10 से 15 ये क्या है? बहुलक वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। देखिए आपको कुछ इसी टाइप से सभी दिख रहे हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देख लेना। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आयताकार ना, तो आयताकार यहाँ पर बना लेते हैं। कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई यक्स से 1 मीटर अधिक है, मतलब कि चौड़ाई यक्स है तो लंबाई कितना है? 1 मीटर अधिक, मतलब कि x+1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि x+1 हो जाएगा। दिया कितना है? 30 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस यक्स, सभी जीरो किस साइड आया है? तो यहाँ पर ये -30 = 0। जो भी आपको यहाँ पर दिखे उसमें टिक लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस यक्स प्लस 30 लिखा है, ये नहीं होगा। देखिए माइनस में ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, x² प्लस यक्स -30 = 0। सेम उसी टाइप से सभी दिए गए हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस है, ध्यान देकर ऑप्शन में टिक लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी में रहते हैं, कोई भी ऑप्शन में टिक लगा देते हैं। भाई ऐसा मत करना, नंबर कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। ये 15 नंबर चैप्टर, सॉरी फ्रेंड्स 14 नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायिकता का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रायिकता में ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पासे में से रिलेटेड है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 1 2 3 4 5 6, सम संख्या कितनी है ये? तो यहाँ पर लिखेंगे पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर फ्रेंड्स अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल कितना है? 6 है। अनुकूल कितना है? 1 2 3, 3 है, 3 दूना 6, मतलब 1/2। तो 1/2 फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 25 मिनट के अंदर अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खंड बा है, वर्णनात्मक प्रश्न। जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसे आपको मार्कशीट में फिल करना था। इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे सेम उसी टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसको सिद्ध करना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम अपोजिट मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय सिद्ध करना है, इसका अपोजिट मानेंगे। 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय इसको माने हैं तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू परिमेय के रूप में, मतलब कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q पूर्णांक है q नॉट इक्वल टू 0,
यहाँ पर क्या है, क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्यू यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यू है। अब √5 को हम रहने देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल √5 रहेगा और यहाँ पर पी बाई 7 क्यू इतना है। तो बस आपको केवल लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू तथा 7 एक पूर्णांक है, और पी बाई 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं उसी टाइप से लिखना है, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ये आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसका बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। हमें चाप की लंबाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर फिगर बनाकर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए। देखिए ये सेंटर हो गया, यहाँ पर इसकी लंबाई आपसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ये। यहाँ पर थीटा कितना है, 30 है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है यहाँ पर इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा कितना है, 30 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30/360 इंटू 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर कितना है, 14 है। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 दूना 6, ये हो गया। 2 छंग 12, 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में, ये हो गया। 7 दूनी 14, ये हो गया। 11 दूनी 22, यहाँ पर 22/3, यहाँ पर CM हो जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर तो ज्ञात नहीं होगा, तो आप ऐसे इसको इतना लिख कर छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, चाहे पॉइंट में लिखिए या फिर ऐसे, दोनों आंसर राइट आंसर होंगे। ठीक है ना, तो चलिए सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना, हमें इन दोनों बिंदुओं में, यहाँ पर जो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को 3:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कुछ इस टाइप से इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, समझिए। यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड दिया गया था और यहाँ पर 3:2 के अनुपात में जो बिंदु इसको डिवाइड कर रहा था उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो पी एक्स कामा वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। स्टूडेंट को ये फार्मूला याद नहीं होता, कुछ भी याद नहीं करना। 12 लिखा है, इसी को पलट दीजिए 21, 12 21 12 21, यहाँ तो सेम ही है, m1 प्लस m2 याद हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू को आपको रखना है। तो p
एक्स कामा वाई, इससे हमारा इस वाले फार्मूले से यक्स ज्ञात होगा, इस वाले फार्मूले से हमारा वाई ज्ञात होगा। तो यहाँ पर देखिए m1 m2 ये क्या है x1, ये क्या है y1, x2 y2। अब सब कुछ तो लिख ही दिए हैं, तो बस वैल्यू को इसी में पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे, m1 कितना है 3 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 3 बटे में यहाँ पर m1 प्लस m2 मतलब कि 3 प्लस 2 कॉमा m1 यहाँ पर कितना है 3 इंटू y2 यहाँ पर कितना है -1 और यहाँ पर प्लस m2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू y1 कितना है 4 बटे में 3 प्लस 2। ये हो गया, इतना समझ में आया। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये माइनस में है ये प्लस में है, मतलब कि 0 बटे में 5 कॉमा यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पर ये -3, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 बटे में 5। इसको और सॉल्व करेंगे, 0 को 5 से भाग करेंगे तो 0, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है ना। इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यक्स का मान ज्ञात की। देखिए दोनों क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति के हैं और यहाँ पर ये 4 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे तब। तो यहाँ पर कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके और इसके बीच की दूरी यहाँ पर दिया गया है 5 मात्रक। तो यहाँ पर हमें इस बिंदु का निर्देशांक जो यक्स है इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए ए बी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर ये क्या x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ए बी यहाँ पर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है और रूट यहाँ पर लगा है। x1 यहाँ पर कितना है, x है, माइनस x2 कितना है 6 है का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर कितना है 2 है, माइनस y2 कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 में 2 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 9, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये इधर आएगा -9 इक्वल टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा इक्वल टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो मतलब कि 14 इक्वल टू x माइनस 6, ठीक है ना। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 16 रहेगा, क्यों इसको लिख रहे हैं ये। तो यहाँ पर देखिए इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 इक्वल टू प्लस माइनस में रहेगा x माइनस 6, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस में। तो यहाँ पर देखिए -4 और ये इधर आएगा तो +6 इक्वल टू x, मतलब कि 2, x बराबर 2 मिला। एक बार यहाँ पर इसको माइनस में लिए हैं ना, तो एक बार इसको हम प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और ये इधर आएगा +6 इक्वल टू x, तो x बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x का 2 मान मिलेगा, x बराबर 2 और यहाँ पर 10, ठीक है ना। दोनों को आपको लिखना है, यहाँ पर बिंदु है प्लस माइनस दोनों में भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों को लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ई नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए, यहाँ पर इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर LHS या RHS है, तो लेते हैं LHS को। तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस सेक थीटा बटे में यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा बटे में सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, ये हो गया इक्वल टू कोस थीटा को इधर लेकर आएंगे +1 बटे में यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा। समझ में, इधर से ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें 1, यहाँ पर कोस थीटा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा +1, ये आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं आप बताइए। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको परिमेयकरण कर देना है। तो 1 माइनस कोस थीटा
बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हमें जो लाना था वो आ चुका है। कुछ भी कर कर आपको लाना होता है, लेकिन गलत प्रोसेस से नहीं। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। तो लिखेंगे प्रूफ्ड। तो यहाँ पर देखिए F नंबर क्वेश्चन में जो भी यहाँ पर दिया गया है, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्य को यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको ये F होता है और यहाँ से हमें XI को ज्ञात करना होता है, FI XI। तो यहाँ पर ये XI क्या होता है, ये वर्ग चिन्ह होता है। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये जो माइनस का साइन लगा ये माइनस नहीं है, ये लिखा है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, ठीक है ना। तो ये मत समझना ये माइनस लगा है। तो यहाँ पर 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, 12 6 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। 3 में कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, तभी 9 हुआ। 9 में 6 जोड़ दीजिए, 15, 15 6 21, 21 6 27। दो तरीका है आपके पास इसको निकालने का। यहाँ तक निकाल लेते हैं तो उसी में जोड़ते जाते हैं, या फिर 12 18 कितना होता है, 30, 30 का आधा करेंगे 15, ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए FI XI मतलब कि दोनों को गुणा करेंगे, 5 3 15, 9 9 81, 15 दाम 150, और यहाँ पर 12 और 21 को गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 करना, 12 का 2 हासिल आया 1, 12 दूनी 24 1 25, ये हो गया। और 27 चौको 27 दूना 54, 54 दूना 108। तो यहाँ पर 27 चौको 108 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ लेंगे पूरे को। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI इक्वल टू, देखिए 9 5 14 10 24, 24 10 34 2 36 4 40, इसको भी जोड़ लीजिए। सिग्मा FI XI इक्वल टू, देखिए 5 1 6 2 8, 8 8 16 के 6 हासिल आया 1 1 1 2 8 10 5 15 5 20 का 0 हासिल आया 2 2 1 3 2 5 1 6, 600 यहाँ पर 6 आया, 606 बटे में 40। ये मतलब माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य इक्वल टू सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI इक्वल टू 606 बटे में 40, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये 20 2 से करेंगे तो 2 3 6 0, 2 3 6, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए इसको 20 से भाग करेंगे तो ये एक बार में जाएगा। अब यहाँ पर 10 और 3 मतलब 103 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 पंचे 100 हो गया, तो बचा कितना, 3 बचा है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0, तो 20 से एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर 10 बचेगा, 20 पंचे 100 मतलब 15.15 बचेगा। तो यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 15.15 इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। मतलब कि फ्रेंड्स इसमें जो भी खंड बा का क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन, उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब इसमें फ्रेंड्स आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से किन्हीं 5 को आपको सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि एक क्रम से 5 सॉल्व करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 में 5 जो आपको आ रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में 6 क्वेश्चन है तो हम 6 पूरे को सॉल्व कराएंगे। एग्जाम में आपको 5 को ही सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त मतलब कि ऐसे 2 वृत्त हैं जिसका केंद्र एक ही है। ठीक है ना, दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सेंटर छोटे वृत्त का केंद्र यही है और बड़े वृत्त का भी केंद्र यही है। छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स जो बड़े वृत्त की जीवा है इसको छोटे वृत्त को स्पर्श करती है कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, तो हमें इस जीवा की लंबाई को बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे O A B C, तो हमें AC की लंबाई को फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे जो जो दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है
छोटे वृत्त की त्रिज्या को यहाँ पर R1 इक्वल टू 3 cm और R2 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 5 cm। ठीक है ना, ये हो गया। और हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई। जीवा क्या है, AC। जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है, मतलब कि AC। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है ये, और यहाँ पर ये लंब है। ठीक है ना, मतलब कि ये जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो समकोण होता है। और एक प्रमेय ये भी है फ्रेंड्स कि यहाँ पर सेंटर से किसी स्पर्श रेखा पर जो हम लंब डालते हैं वो क्या हो जाता है, अगर देखिए ये स्पर्श रेखा भी अगर इस वृत्त को लेकर देखें और इस वृत्त की यहाँ पर ये जीवा भी है, तो मतलब कि केंद्र से यहाँ पर जीवा पर डाला गया लंब इस टाइप से देखिए, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि AB बराबर BC है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में, ये हो गया। यहाँ पर आप प्रमेय लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इधर तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय, यहाँ पर लिखेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर OB लंब है AC पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AB बराबर BC, या इसमें हम इसको लिख सकते हैं AC बराबर 2AB, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। AC हमें ज्ञात करना है, AB को हम 2 बार जोड़ देंगे, AB बराबर BC है तो AB को यदि हम 2 बार जोड़ देंगे तो हमें AC मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी टाइप से आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो वो पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो हमें AB ज्ञात करना है, तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो AB इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 cm, ये आ गया। तो हमें AC ज्ञात करना है, तो लिखेंगे AC इक्वल टू 2 इंटू AB इक्वल टू 2 इंटू AB, यहाँ पर कितना है 4 इक्वल टू 8 cm। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई कितना है, यहाँ पर 8 cm है। ठीक है ना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेज से कम में ही सॉल्व हो गया है। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। देख लीजिए एक पेज से भी कम का यहाँ पर लगा है, देखिए इतना खाली भी है। ठीक है ना, तो चलिए अब B नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए B नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा भुजाओं को फ्रेंड्स, भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा नोट किए हैं, समझ लीजिए यहाँ पर कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, एक त्रिभुज ABC दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है DE समांतर BC है। ये जो यहाँ पर ये बिंदु है D और E, AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ये समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब कि AD अपान BD बराबर AE अपान EC। तो हमें यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है यहाँ पर हम लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC।
ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है ना। और जो इसको लिखे हैं समझ लीजिए, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है तथा डी और ई बिंदु क्रमशः ए बी और यहाँ पर ए सी को यहाँ पर डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर इतना हो गया, इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो और आप यहाँ पर रचना देख पा रहे हैं, ये आपका रचना से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना एफ लंब है एडी पर तथा डीजी लंब है एक लंब है एई पर और बीई तथा सीडी को मिलाया बीई तथा ये हो गया। अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए ऐसा क्यों किए हैं, ठीक है ना। ये समझ लेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ईएफ लंब है एडी पर। देखिए ये जो ईएफ लंब है ये एडी पर लंब खींचा गया है और डीजी लंब है एई पर। डीजी जो लंब है यहाँ पर एई पर लंब खींचा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसको मिलाया गया है, सीडी और बीई को मिला दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज लेकर इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों का अनुपात निकालेंगे। ए डी ई का क्षेत्रफल और बी सी डी का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये भुजा यहाँ से यहाँ तक ए डी आना चाहिए और यहाँ से ये इतना आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे समकोण, वहाँ पर देखिए लंब है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार यहाँ पर ए डी है, ऊंचाई क्या है ई एफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी इंटू ई एफ समीकरण 1। और यहाँ पर बी सी डी, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर बी सी डी ई का नहीं, यहाँ पर हम बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। ये इसका इतने का, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए यहाँ पर यही लंब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो इधर हम लिखते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस यहाँ पर कितना हो जाएगा बी डी इंटू ई एफ समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, तो यहाँ पे इसको इससे भाग करेंगे तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 है इंटू ए डी इंटू ई एफ बटे में 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एफ। देखिए इससे ये कैंसिल बराबर ए डी अपॉन बी डी, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इधर का हो गया, यहाँ पर ये दोनों भुजा आ चुका है। अब यहाँ पर ये वाला लेंगे त्रिभुज ए ई डी। कौन सा लिखेंगे, त्रिभुज ए ई डी या ए डी ई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और डी ई सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर देखिए लंब क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ से अब समझ में आएगा आपको ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए डी ई, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2, आधार यहाँ पर ए ई हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पर डी जी हो जाएगा
बटे में 1/2 इंटू बेस। यहाँ पर देखिए बेस क्या है, CE है। हाइट यहाँ पर क्या है, हाइट यहाँ पर मतलब यही है, DG हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बराबर AE/CE, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखिए ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल ऊपर लिखा है। अब इन दोनों को हमें बराबर दिखाना है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल। मतलब कि यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ हमारी पेन जा रही है उसको देखिए, BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल आपको दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं। एक ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आधार, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधार यही है और इस भी क्षेत्रफल का आधार यही है, ठीक है ना। दोनों का एक ही है तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर ये और ये। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BD बराबर त्रिभुज DEC, ये बराबर। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स जो यहाँ पर लिखा है, चाहे आप इसको यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, तो इधर का साइड बराबर है दोनों का, तो ये दोनों अपने आप आपस में बराबर हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AD/BD बराबर AE/CE। यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ्ड। हमें सीधे क्या करना था, AD/BD बराबर AE/EC। देखिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ से लंब डालना है, इन दोनों को मिलाना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है और उसका अनुपात दिखाकर इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। ये एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर कर आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, ये हो गया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। जैसे कि एक के बाद क्या आता है, दो आता है। दो कैसे आया, एक में एक को जोड़ेंगे। जैसे हमारे पास तीन संख्या है, हमें चार लाना है, मतलब तीन लिखा है उसमें चार आगे जोड़ना है, मतलब चार अगली संख्या कितना, चार, तो उसमें क्या जोड़े हैं, चार आया है, एक जोड़े हैं ना। तो वही इसमें भी कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक x+1 हो जाएगा। उसके आगे का हमें चाहिए तो x+1 होगा। कह रहा वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्गों का योग, मतलब वर्ग कर कर जोड़ दीजिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो x+1 इसका भी वर्ग कर कर दोनों को जोड़ दिए हैं, किसके बराबर हो जा रहा है, 365 के। बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, ये इधर आएगा तो 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से भाग कर दीजिए तो x² प्लस x माइनस 2 से भाग करेंगे तो 2 एक नम 2, 16 2 8 16, 2 दूनी 4, ये हो गया, ठीक है ना। 2 से सब में डिवाइड हो रहा था इसलिए 2 से किए, नहीं तो नहीं करते।
कुल मिलाकर ऐसे समझ लीजिए 2 से डिवाइड समझ लीजिए और 2 से कॉमन लिए हैं, ठीक है ना, 2 को कॉमन लिए हैं और जो कॉमन लिए तो उसको इधर भेज दिए तो ये 0 हो गया। दोनों तरीका आपको समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस तो 82 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 x प्लस 14 यहाँ पर लिखेंगे माइनस 13। ये देखिए जो एक ब्रैकेट में लिखते हैं वही दूसरे ब्रैकेट में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 13 और यहाँ पर x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर 13 और यहाँ पर माइनस 14। तो माइनस 14 को छोड़ने पर इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि निगेटिव है, कह रहा है क्रमागत धनात्मक, तो इसलिए यहाँ पर 13 को। तो x बराबर 13 और x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो मतलब कि यहाँ पर पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से आपका आंसर आ चुका है। ऐसे ही सॉल्व करना है, 4 नंबर लेना है। तो यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि समीकरण यहाँ पर ये जो दिया गया है बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो यम का मान होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले कि मतलब बराबर है और कोई वैल्यू आपको ज्ञात करना हो तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है। तो चलिए इसको पहले नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें यम की वैल्यू को फाइंड करना है और कह रहा है इसका मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको कंपेयर कर लेना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है ना। जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें a बराबर मिल जाता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 हो गया और x के गुणांक में ये लिखा है। तो यहाँ पर ये पूरा b का मान हो जाएगा, b इक्वल टू 2m माइनस 1 हो जाएगा और c का मान यहाँ पर m प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, मूल बराबर हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस इसी में वैल्यू को आपको रख देना है। तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है यहाँ पर m प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4m और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए इतना हो गया। यहाँ पर देखिए यम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m ब्रेकर बंद कर दीजिए इसको। इतना समझ में आया। इसको सॉल्व करिए, 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m माइनस 4m माइनस 20 इक्वल टू 0। एक मिनट नहीं दिख रहा था ना, ये देख लीजिए यहाँ पर। अब चलिए आगे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले इसको नोट कर लेते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m माइनस 4m माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 4m स्क्वायर लिखा है इसको लिख लीजिए, m साथ में है तो माइनस 12m हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है मतलब कि माइनस 16 इक्वल टू 0। 4 इसमें कॉम 4 से इसमें सब में भाग करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 3m 4 से माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो गुणनखंड करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 4 कम 4 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 4m प्लस m और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 देखिए यहाँ से सब कॉमन हो गया तो प्लस 1 बचेगा। तो m प्लस 1 m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू माइनस 1 4 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 24 दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, माध्यिका 24 दिया गया है और यहाँ पर मतलब अज्ञात, तो यहाँ पर ये पी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पी की वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिए। तो माध्यिका पहले से ही दिया गया है। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, जो लिखा है इसको 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55, 55 में पी जोड़ेंगे तो 55 प्लस पी, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 62 प्लस पी हो जाएगा। जो भी यहाँ पर आया है वो हमारा क्या होता है, यन होता है। क्या होता है, यन इक्वल टू 62 प्लस पी। और अगर हमें यन बाई 2 निकालना हो तो इसका हम आधा कर देते हैं, मतलब 62 प्लस पी बटे में 2 कर देते हैं। यही करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, माध्यिका यहाँ पर 24 है, तो 24 किस में आएगा, इसी में तो आएगा 20 और 30 के बीच में। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस यच हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यल इक्वल टू 20 है और यच इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 10 है, ठीक है ना। इसी के सामने आते हैं तो ये हमारा क्या होता है, यफ होता है। तो लिखेंगे यफ इक्वल टू 25, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए, जब ये यफ है तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या हो जाता है, सी एफ। तो सी एफ यहाँ पर कितना है, 30 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी एफ इक्वल टू 30। इतना समझ में आया। जब इतना यदि आपको अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। सब वैल्यू हमें मिल चुका है, तो लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका इक्वल टू यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे में यहाँ पर यफ लिखेंगे इंटू यच। यच यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। माध्यिका हमारा कितना है, 24 है, इक्वल टू यल यहाँ पर कितना है, 20 है, प्लस एन बाई 2। एन बाई 2 का मान यहाँ पर ये दिया गया है, कितना है। अगर देखें तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 31, 31 प्लस पी बाई 2 माइनस सी एफ यहाँ पर कितना है, तो सी एफ यहाँ पर 30 है, बटे में यहाँ पर यफ हो जाएगा। यफ यहाँ पर कितना है, 25 है। तो लिख लीजिए जो मिल रहा है हमें, 25 इंटू यच कितना है, यहाँ पर 10 है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये इधर आएगा, 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा, ये इतना समझा, 4 बचेगा। और यहाँ पर देखिए ये 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 को इधर गुणा करेंगे, और ये 10 यहाँ पर बटे में आ जाएगा, इक्वल टू 31 में से 30 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस पी बाई 2, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 25 चौको 100, 100 को 10 से भाग करेंगे तो 10, 10 हो गया। और ये इधर आ जाएगा तो -1 इक्वल टू पी बाई 2। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 1 मिनट पेन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा लिखते हैं। तो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर इक्वल टू पी बाई 2 है। तो 9 दूनी 18, पी इक्वल टू 18, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट तरीके से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। इसी टाइप से आप सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा, कहीं पर कोई मिस्टेक ना होने पाए। इसके लिए आपको दोबारा क्वेश्चन को चेक करना है कि कहीं पर हम कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हैं, ठीक है। नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद यदि हमें नंबर नहीं मिलता है तो इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है, ठीक है ना। क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लिए हैं, जैसे 18 हमारा आंसर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार पूरा चेक कर लेंगे कि कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 18 आ रहा है कि कुछ और आ रहा हो, ठीक है ना। तो चेक कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है, काली है और यहाँ पर काली नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले इसको छोड़ना मत, फ्री का नंबर मिलता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। काफ़ी ईजी होता है, केवल समझने की यहाँ पर बात है, आपको इसको समझ लेना है। जो भी यहाँ पर लिखा है इसको हम लिखते हैं। गेंदों की संख्या काली कितनी है, 5 है, लाल 7 है, 3 सफ़ेद है ना। तो इसको हम पूरे को लिख लेते। तो यहाँ पर लिखेंगे थैले में लाल गेंदों की संख्या कितना है, यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट देखते हैं। लाल गेंदों की संख्या यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर काली गेंदों की संख्या यहाँ पर देखेंगे तो 5 है, और यहाँ पर सफ़ेद
गेंदों की, यहाँ पर सफ़ेद कितने हैं 3। तो ये हो गया। जब भी आपको इतना कुछ आप लिख लिए हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 + 5 + 3 = 15। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पर लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता, देखिए एक बात यहाँ पर कंफर्म है कि 15 है तो 15 को लिख दीजिए। लाल गेंद यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं तो 7 लिख दीजिए। 7/15 ये आंसर आ चुका है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है काली गेंद आने की प्रायिकता। तो काली गेंद आने की प्रायिकता, देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट की हैबिट होती है वो क्या सोचते हैं कि ट्रिक हम देख लें और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। भाई जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हो तो कोई ट्रिक काम नहीं आता है। क्वेश्चन यदि आप गलत सॉल्व करते हैं तो गलत सॉल्व करने का नंबर थोड़ी दिया जाता है, तो उसमें फ्रेंड्स आपको नंबर नहीं मिलेगा। जो टाइम आप ट्रिक को देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें फ्रेंड्स आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी एक सेट को सॉल्व करिए तो उसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे इसमें हम सॉल्व करा रहे हैं। तो इसी टाइप से यदि आप फ्रेंड्स 2025 के ही सभी सेट को यदि सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए फ्रेंड्स आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक सेट को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। तो अगर इसी टाइप से फ्रेंड्स सातों सेट को सॉल्व करेंगे तो वही सेम क्वेश्चन आप 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे। तो इससे इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए। आप लोग ट्रिक को देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि कैसे पास हों। भाई ये सब कुछ नहीं होगा, जब आप फेल हो जाएंगे आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है फ्रेंड्स जितना भी टाइम हो उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला याद कर लीजिए। क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप एक दिन पहले भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। देखिए वीडियो देखिए और क्वेश्चन जो भी वो सॉल्व कर रहे हैं कॉपी ले लीजिए, आप भी उसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है काली गेंद आने की प्रायिकता। तो कुल गेंद कितना है 15, इसको तो बट्टे में ही हमको लिखना है। काली गेंद यहाँ पर कितना है 5 है, ये सॉल्व कर लीजिए 1/3 आंसर। अब यहाँ पर कह रहा है काली गेंद ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या रहेगा 15 रहेगा। अब काली गेंद नहीं आना चाहिए, काली गेंद कितना है 5 है, इसको हटा दीजिए। नहीं आना चाहिए ना तो इसको मत लीजिए। 7×3 कितना होता है 10। देखिए 5×2 10, 5×3 15। बस यही ऑप्शन, यही आपका आंसर है। देखिए 4 नंबर फ्री के मिल चुके हैं, कुछ भी इसमें हम किए कुछ भी नहीं किए, केवल लिखना था लिख दिए हैं बस। कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिए, लेकिन प्रायिकता के क्वेश्चन को छोड़कर मत आना। फ्री का क्वेश्चन होता है, मतलब ज़्यादा हमें इसमें परेशान भी नहीं होना पड़ता है, ना ही ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में फ्रेंड्स आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तीसरे में दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है और अथवा में दिया गया है। तो तीसरे में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अथवा कर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। तो 2 में से कोई एक को आपको सॉल्व करना है, चाहे जो आप सॉल्व कर लीजिए। इसी टाइप से चौथे में, इसी टाइप से पाँचवें में भी है। लेकिन यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर बताएँगे। 6 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसलिए अच्छे हो जाते हैं कि यहाँ पर 6 नंबर आपको मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से। 6 नंबर का मतलब 1% बनेगा। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 3% आपका कंप्लीट हो गया यहीं से, केवल 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने से। तो बड़े क्वेश्चन को छोड़ा मत करिए। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेंड्स जो हमें दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है S7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है। तो हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन
जो दिया गया है उसी का हेल्प लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। S7 इक्वल टू 49 दिया गया है। 7 पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला साइड में लिख देते हैं। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे n क्या है, यहाँ पर 7 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 और यहाँ पर d है इक्वल टू 49। ठीक है ना। 7 है तो इससे ये कैंसिल, 7 2 इधर चला जाएगा तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 दूनी 14। 2 से भाग करेंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। समीकरण 1 बन गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसी टाइप से 17 में भी देख लीजिए, इक्वल टू 289। तो यहाँ पर n/2 मतलब 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मतलब 17-1, यहाँ पर d इक्वल टू 289। इससे ये 17 बार में जाएगा, ये इधर गुणा होगा 34, तो मतलब कि 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। 2 से भाग करेंगे तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को माइनस कर देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 17 और यहाँ पर a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो प्लस है तो माइनस, माइनस कर रहे हैं ना, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 8 में से 3 जाएगा तो 5d इक्वल टू 17 में से 7 जाएगा तो 10। इससे ये 2 बार में जाएगा तो d इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें a ज्ञात करना है तो इसमें हम वैल्यू को रख देते हैं, तो a प्लस 3 इंटू 2 ये हो गया इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a बराबर 1 हमें मिल चुका है ये। ठीक है ना। तो a बराबर 1 मिल गया है। अब आगे हम क्या करेंगे, हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना है 1 है, प्लस n-1 मतलब कि इसको लिख देंगे, d कितना है 2 है, ये सॉल्व कर लीजिए। तो n/2 ब्रैकेट में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n ना, तो प्लस 2n-2। देखिए इससे ये कैंसिल और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो n/2 इंटू 2n, इससे ये कैंसिल, n का n से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। n पदों का योगफल कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा। तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसका अथवा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अथवा दिया गया है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है जो त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार यक्स है तो ऊंचाई x-7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण पहले से दिया गया है। तो यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार यक्स है तो ऊंचाई x-7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ABC नाम दे देते हैं इसको। तो यहाँ पर AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार AB बराबर x-7 और BC बराबर x। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है AB तथा BC। इसमें हमें क्या करना चाहिए, आप कहेंगे समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू को रख दीजिए, 13 का स्क्वायर इक्वल टू
ए बी मतलब कि एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला तो याद ही होगा, ये माइनस बी को होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ही सबसे पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49। इसको इधर लेकर आएंगे तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 माइनस है तो माइनस इक्वल टू 0। देखिए 2 है 14, 120 है तो 2 से ये भाग चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा ईजी हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब यहाँ से आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 60 तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 और यहाँ से एक्स माइनस 12 तो बचेगा क्या प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 और यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर -5 आएगा और ये 12। ठीक है ना, x बराबर -5 और 12। तो यहाँ से हम x बराबर 12 लेंगे और यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। देखिए ये माइनस में आया था, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से लिखेंगे -5 को छोड़ने पर पूजा है निगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई कितना है यहाँ पर 5 cm तथा आधार कितना है यहाँ पर 7 cm से 1 मिनट सॉरी फ्रेंड्स 12 है ना, तो 12 cm ये हो गया। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऊंचाई 5 cm है और यहाँ पर आधार 12 cm हो जाएगा। सॉल्व हो चुका है। 3 नंबर के अथवा भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था तब मीनार की छाया की लंबाई कुछ और थी। जब यहाँ पर 30 हो गया तब मीनार की छाया की लंबाई बढ़कर जितना भी था उसमें 50 मीटर और बढ़ गया है। मतलब कि जब कोण कम हुआ है तब यहाँ पर इसकी छाया की लंबाई और 50 मीटर बढ़ गया है। तो यहाँ पर कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये मीनार है और इसकी छाया यहाँ पर इतना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना, मान लेते हैं यच है। जब यहाँ पर ये कोण 60 था तब इसकी मीनार की ऊंचाई जो यच है और इसकी जो यहाँ पर ये छाया बन रही है ये कितना था, यक्स था। ठीक है ना, कुछ और जब यहाँ पर ये घट कर 30 हो गया, जब यहाँ पर ये 30 हो गया तो ये इतना और बढ़ गया, यहाँ से इतना ये बढ़ गया, मतलब कि ये कितना बढ़ा है 50, तो यक्स प्लस 50 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर एच हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे दिया है, जो दिया गया उसको आपको लिख लेना है यहाँ पर ए बी सी डी। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू 60, एंगल ए डी बी इक्वल टू यहाँ पर कितना है 30 है और यहाँ पर बी डी इक्वल टू एक्स प्लस 50 और यहाँ पर बी सी इक्वल टू एक्स है। यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, समकोण त्रिभुज। तो पहले हम ए बी सी लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू लंब होता है यच है, आधार कितना है यक्स है, इक्वल टू tan 60 मतलब √3 इक्वल टू एच अपॉन यक्स। तो यहाँ से अगर हम
एच की वैल्यू को फाइंड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 x। समीकरण 1 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर त्रिभुज लेंगे ये वाला ADB, पूरा त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, एक मिनट, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 30 इक्वल टू लंब कितना है h, आधार कितना है x प्लस 50 इक्वल टू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू h/x प्लस 50। ठीक है ना, इतना आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसको इधर लेकर आते हैं तो x प्लस 50 इक्वल टू h√3 ये हो गया। तो x इक्वल टू h√3 माइनस 50, समीकरण 2 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो h इक्वल टू √3 और x के स्थान पर इसको रखना है तो h√3 माइनस 50। तो यहाँ पर h इक्वल टू, इसको इधर गुणा करेंगे तो 3h, इसको इधर करेंगे तो माइनस 50√3 ये होगा, ये इधर आएगा तो h माइनस 3h इक्वल टू माइनस 50√3। ये इसको सॉल्व करेंगे तो -2h इक्वल टू माइनस 50√3। इससे ये कैंसिल, 2 से ये 25 बार में जाएगा तो h इक्वल टू 25√3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पर, अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 25√3। यहाँ पर मीटर में दिया गया होगा तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर। ठीक है ना, 1 मिनट, मीटर में ही है तो 25√3 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसका अथवा सॉल्व कर लेते हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पूज्य पवन सिंह। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लिए तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS है, हमें RHS लाना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बट्टे में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू, सब में कॉस ए से भाग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बट्टे में यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस ए बटे में कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए। अब पूरे का बटे लिखेंगे तो यहाँ पर साइन ए बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए बटे में कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो टेन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए बटे में यहाँ पर टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 बटे में टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे टेन ए प्लस सेक ए, ये हो गया। माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस लिखा रहने देंगे और यहाँ पर 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो बटे में यहाँ पर लिखेंगे टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ये हो गया। आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए टेन ए प्लस सेक ए, ये हो गया माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बट्टे में जो लिखा उसको लिख दीजिए टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए, आगे पीछे लिखा उसको मत देखिए, सेम ही लिखा है ना दोनों, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन ए प्लस सेक ए, ये हो गया। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस ये बचेगा, तो माइनस से इसमें गुणा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस टेन ए, ये हो गया। बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ये हो जाए। देखिए प्लस 1 है, माइनस में सेक ए है, टेन ए है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा टेन ए प्लस सेक ए। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, सेक ए को पहले लिखेंगे माइनस टेन ए, ठीक है ना। ऐसा क्यों किए हैं, अगर डाउट हो तो यहाँ देखिए सेक ए पहले है ना, इसलिए यहाँ पर इसको हम पहले कर दिए हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे परिमेकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस से इसको हम सेक ए माइनस टेन ए बटे में सेक ए माइनस टेन ए, ये हो गया इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी है, मतलब कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऊपर ये लिखा है इसका मान 1 होता है, तो बटे में सेक ए माइनस टेन ए। क्या हमें यही लाना है, आप कहेंगे बिल्कुल यही लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, 5वां क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है, कह रहा है एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखें तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप
पूरे सेट को भले ही 1.5 घंटे में देख पा रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसके पीछे की मेहनत जो होती है फ्रेंड्स, वो 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हम नोट करते हैं उसमें वीडियो को पॉज़ कर देते हैं, उसके बाद नोट करते हैं। नहीं तो ये जो वीडियो आप 1.5 घंटे में देख रहे हैं, ये फ्रेंड्स 3 घंटे की हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स आपसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है, इसके पीछे की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तभी आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट कर देना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन को आधा-आधा पढ़ा करिए और समझा करिए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ और पढ़िए या ना पढ़िए, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं और यहाँ पर ये इस टाइप के क्वेश्चन, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना। जितने भी इसमें सेट आप देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी सेट ऐसा नहीं है कि इन दोनों क्वेश्चन के बिना वो सेट हो, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नहीं यही क्वेश्चन हो, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन इसी चैप्टर के पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को नोट किए हैं, तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इसमें दिया गया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि चाहे इसको आप यहाँ से यहाँ मिलाइए या फिर इसको आप यहाँ से यहाँ मिलाइए, 3.5 ही रहेगा। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, अर्धगोला है और ये शंकु है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले शंकु की ऊंचाई को ज्ञात कर लेना है। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको अगर हमें h को ज्ञात करना है तो पूरे में से इसकी त्रिज्या को माइनस कर देंगे। 15.5 में से हम क्या करेंगे, 3.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 cm। ऊंचाई कितना आ गया है 12। अब हमें यहाँ पर यल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यल इक्वल टू, यल मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये समकोण होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब कि 3.5 का स्क्वायर करेंगे प्लस, और एच स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें 35 का स्क्वायर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं 35/10 करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर यल इक्वल टू, देखिए 5 दूनी 10, 5 सते 35, मतलब 7 बटे, इसको कैंसिल करेंगे तो 7/2 मतलब कि 49 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ठीक है 4 प्लस 144 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 49 प्लस 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 17 का 7, 5 बटे में 4 इक्वल टू, यहाँ पर 625 बटे में 4 इक्वल टू, ये 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, और इसका यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर 25/2 को अगर हम देखें तो यल बराबर कितना हो जाएगा 12.5, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l। πr को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2r बचेगा प्लस πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यल बचेगा। इतना समझ में आया। पाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं। 2 इंटू 3.5 प्लस एल, यहाँ पर एल अभी हम ज्ञात किए हैं 12.5, ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, इससे ये कैंसिल 11 बार में 11, 35 मतलब 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 प्लस 12.5 इक्वल टू 11 गुणे 12 7 19.5, 19.5 को 11 से गुणा करिए तो यहाँ पर आएगा 214.5 cm स्क्वायर, ठीक है ना। 214.5 cm स्क्वायर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर लिखेंगे खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो खिलौने का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h इक्वल टू 1/3 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए। पाई इसमें भी है इसमें भी है कॉमन,
आर क्यूब है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, 2 बचा, पाई तो कॉमन हो चुका है, 1/3 भी कॉमन हो चुका, आर स्क्वायर भी कॉमन, तो यहाँ पर आर बचेगा, प्लस 1/3 कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, इतना ये कॉमन है, यहाँ पर ये एच बचेगा। इसमें वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इंटू आर को 35/10 लिख देते हैं, इंटू ये पाई है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर 35/10 को 2 बार, और यहाँ पर पाई मतलब 22/7, यहाँ पर 2 इंटू आर 3.5 प्लस 35/10 लिखिए, 3.5 दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यच हमें ज्ञात था, यच कितना था, 12, ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो देखिए 7 × 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार में, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो 11 सते 77 आएगा, 77/6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 7 12 7 19, 19, ठीक है ना। 19 को 77 से हम भाग करेंगे तो 14 63 आएगा, बट्टे में यहाँ पर 6, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 243.8, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cm³ फाइनल आंसर है। अभी हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। आपको कर लेना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, इतने में ही आपको cm³ लिख देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका अथवा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर जो बर्तन है हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। जितना बर्तन का आयतन होगा उतना ही इसमें पानी आएगा और उसका भी उतना ही आयतन होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम कुछ इस टाइप से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया गया है ये क्या है, ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई 8 है, और यहाँ पर ये जो व्यास दिया गया है ये गोले का व्यास है, और यहाँ पर ये बेलन का व्यास दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेलन का व्यास 2 cm है और गोले का व्यास यहाँ पर 8.5 cm है। तो भरे जा सकने वाले पानी का आयतन मतलब कि अर्ध गोले, यहाँ पर ये जो गोला होगा ये पूरा गोला होगा, तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे भरे जा सकने बर्तन में, ऐसे आपको लिख देना, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। इसी में वैल्यू को रख देना है। इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब ये लिखा है। तो यहाँ पर पाई हम कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर R1 है, ये R2 है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर R1 स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन है, R2³ हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसी में वैल्यू को रख देना है, 22/7, और यहाँ पर ये हो जाएगा R² एच, मतलब कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच कितना है 8 है, प्लस 4/3 इंटू R³ यहाँ पर 17/4 है, इंटू 17/4 इंटू 17/4, कैलकुलेशन इसमें करना है आपको। तो 22/7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल, 17 का क्यूब आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 49 13 बटे में, इसको देखिए 4 चौक 16 3 48, ये इसको इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर ये पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 52 97/48, ठीक है ना। इतने को सॉल्व करेंगे तो 52 97/48। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 11 65 34/336,
कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो भाग करेंगे 336 से तो आएगा 346.82 cm क्यूब। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है। जितने भी ये मिनट की वीडियो बनी है इसमें फ्रेंड्स हम अथवा को भी सॉल्व किए हैं। अगर आप देखें तो 6 नंबर के 3 क्वेश्चन जो अथवा के उनको भी सॉल्व किए हैं और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन हम अलग से भी इतने टाइम में सॉल्व कर चुके हैं। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस कैसी रही होगी। तो फ्रेंड्स जितना भी कुछ बताए हैं प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो क्वेश्चन आप ऐसे देख लेना कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। और फ्रेंड्स स्टार्टिंग से एंड तक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तैयार रहना। सेट 5 और सेट 6 सेट 7 इन सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे।